अध्याय 12 का रिवीजन हम कर रहे थे। हमने इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या Rn तथा इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग Vn का मान ज्ञात कर लिया था। आज हम इस टॉपिक में कक्षीय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En का अध्ययन करेंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा En का सूत्र हमें बोर की प्रथम एवं द्वितीय परिकल्पना से तथा गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा के सूत्रों से हमें En का मान माइनस का m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्राप्त होता है। यहाँ पर गोले के अंदर जो भी चीज़ हमें राशि दिख रही है वो सब कांस्टेंट है। उन सब के मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 13.6। तो En यानी nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En का सूत्र हमें प्राप्त होता है माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे ही प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है जिसके बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कक्षीय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En किसके समानुपाती हमें प्राप्त हो रही है, जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के, अर्थात परमाणु क्रमांक की 2 घात के समानुपाती तथा मुख्य क्वांटम संख्या की 2 घात के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होती है। अब यदि हम बात करें हाइड्रोजन एटम की तो हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए परमाणु क्रमांक Z का मान 1 होता है। अब हाइड्रोजन एटम के लिए Z का मान तो 1 हो गया, यहाँ पर हमने 1 रख दिया तो क्या बचा, En इज इक्वल टू इस सूत्र से, इस वाले सूत्र से हमें En कितना मिला, Z का मान 1 रखने पर माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि Z का मान हमने यहाँ पर 1 रख दिया है। अब हम देखें कि n का मान हाइड्रोजन एटम के लिए यानी पहली कक्षा के लिए n का मान 1, दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2, तीसरी के लिए 3, चौथी के लिए n का मान 4 है। इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो हम अगर n बराबर 1 यानी पहली कक्षा के लिए हाइड्रोजन एटम में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर देखें तो n का मान यहाँ पर हमको 1 रखना होगा। यहाँ पर जब n का मान 1 रख देंगे तो E1 यानी पहली कक्षा में ऊर्जा हमें माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगी। इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर यानी दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 रखेंगे तो 4 का भाग लगेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का 13.6 अपॉन 4 यानी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी। इसी प्रकार तीसरी कक्षा के लिए 9 का भाग लगेगा, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 4 के लिए 16 का भाग लगेगा, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। इसी प्रकार n के मान रखने पर हमें अलग अलग स्तरों के लिए ऊर्जा के मान प्राप्त होते हैं। अब यदि हम एक ग्राफ बनाएं, एक चित्र बनाएं अलग अलग क्वांटम संख्याओं के लिए, यानी पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा, पांचवें स्तर के लिए यदि हम ऊर्जा स्तरों का निर्माण करें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमने अभी जो मान ज्ञात किए हैं उनसे हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। पहले स्तर के लिए ये वाली लाइन माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, दूसरे स्तर के लिए माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तीसरे स्तर के लिए माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, चौथे के लिए माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पांचवें स्तर के लिए माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हमें ये ऊर्जा स्तर हमें प्राप्त होते हैं। इन्हें हाइड्रोजन एटम के लिए ऊर्जा स्तर कहते हैं। n बराबर 1 को मूल ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल ऊर्जा स्तर यानी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम हमारे लिए इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता जाएगा तो ऊर्जा स्तरों के बीच में जो अंतराल है वो कम होता जाएगा और आगे चलते चलते अनंत पर जाकर ये 0 हो जाएगी इसकी ऊर्जा। n का मान अनंत रख दें यहाँ पर तो ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ता है ऊर्जा अंतराल कम होता जाता है। तो हम बोर की परिकल्पना के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, हमने 3 अनुप्रयोग यहाँ पर पढ़ लिए हैं। बोर परिकल्पना के चतुर्थ अनुप्रयोग में अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। तो जब उच्च ऊर्जा स्तर से यानी ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है या गिरता है तो जो ये गैप हमको दिख रहा है, ऊर्जा अंतराल जो हमें दिख रहा है, इस ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होता है। और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। ठीक है, ये h न्यू ऊर्जा किसकी है, फोटोन की है।
और फोटोन इतनी ऊर्जा लेकर बाहर निकलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फोटोन को ऊर्जा कहाँ से मिली कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ये जो अंतराल है, ऊर्जा अंतराल, इसके बराबर ऊर्जा उसे मिलती है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिर रहा है, मान लीजिए N2 स्तर से N1 स्तर में गिर रहा है, अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर N2 है और निम्न ऊर्जा स्तर N1 है। तो इन दोनों की ऊर्जाओं के अंतराल के बराबर ऊर्जा कितनी होगी, h न्यू के बराबर होगी, जो कि फोटोन की ऊर्जा होगी, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा। यहाँ हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी लैम्बडा होता है, तो यहाँ पर हम यदि C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो यहाँ पर हम न्यू का मान अगर देखना चाहें तो न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा होता है। तो यहाँ पर न्यू का मान हम C अपॉन लैम्बडा यहाँ पर रख दें तो हमें यहाँ से En2 माइनस En1 का मान hc अपॉन लैम्बडा प्राप्त होता है। अब यहाँ से हमको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, हमारा टॉपिक है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य यहाँ पर हम इस 1 अपॉन लैम्बडा को अलग रख लेते हैं, तो बचा क्या En2 माइनस En1, और hc जो अंश में है उसका भाग कहाँ लग जाएगा, En2 माइनस En के नीचे, यानी En2 माइनस En1 में hc का भाग लग जाएगा। हमने hc को कहाँ ले गए, En2 माइनस En1 के नीचे, तो क्या बचा हमारे पास, केवल 1 अपॉन लैम्बडा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि N2 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का सूत्र अभी हमने देखा था टॉपिक नंबर 3 में, वहाँ से हम En2 और En1 का मान रख सकते हैं, और जब इनके मान हम यहाँ रख देते हैं तो हमें 1 अपॉन लैम्बडा का मान प्राप्त होता है जेड स्क्वायर आर ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, जब हम En2 और En1 का मान रख देते हैं तो यहाँ पर ये R क्या है, कैपिटल R, यहाँ पर इसका मान है m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h³ इसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। सभी छात्र छात्राएं इसको नोट कर लें, R को रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। इसके ऊपर 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि इसमें से 1.5 नंबर के 2 सवाल बनेंगे, तो इस टॉपिक के ऊपर सवाल बन सकता है। और आगे जाकर हम हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम में जब 5 श्रेणियां पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम R का मान लिखते हैं। और इस रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है, 1.097 गुना 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। सभी विद्यार्थी इस मान को याद रखेंगे और इसका नाम याद रखेंगे, रिडबर्ग नियतांक। तो यहाँ से जब हम Z का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे, और कौन से ऊर्जा स्तर से कौन से ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है उस ऊर्जा स्तर की वैल्यू यहाँ पर N1 और N2 की वैल्यू रख देंगे, तो हमें 1 अपॉन लैम्बडा का मान ज्ञात हो जाएगा। और 1 अपॉन लैम्बडा का मान ज्ञात होने के बाद हम लैम्बडा का मान ज्ञात कर सकते हैं, और लैम्बडा क्या है, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है जो हमें ज्ञात करनी है। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब तरंगों को हम आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा कि हमने 8वें चैप्टर में विद्युत चुंबकीय के स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन किया था कि विद्युत चुंबकीय के स्पेक्ट्रम गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, टीवी वेव, इस तरह से हमने उनको आवृत्ति के घटते हुए क्रम में रखा, तो हमें ये जो श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु में हम स्पेक्ट्रम को अगर व्याख्या करना चाहें, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत ही इजी सवाल पूछता है, 5 श्रेणियों का वर्णन पूछ सकता है, और वो ये बहुत ही इजी है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप पूरा क्रमानुसार इसको लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होगा कि हाइड्रोजन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। वहाँ पर हमें क्या मिलेंगी, रेखाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए इसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि स्पेक्ट्रम सतत होगा, जबकि बोर ने बताया कि स्पेक्ट्रम कैसा होगा, रेखीय होगा। तो चूंकि हम जानते हैं, अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा कि तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर प्राप्त होता है, जहाँ पर R रिडबर्ग नियतांक है। अब हम बात जब हाइड्रोजन परमाणु की कर रहे हैं तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान हमको 1 रखना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में 5 प्रकार की श्रेणियां हमें प्राप्त होती हैं। सबसे पहली है लाइमन श्रेणी।
अब लाइमन श्रेणी में क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सूत्र में n1 और n2 है, तो n1 का मान 1 हो और n2 का मान कितना हो, 2 3 4 5 6 7 चलता जाएगा अनंत तक। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे उच्च ऊर्जा स्तरों से कहाँ गिरेगा, पहले ऊर्जा स्तर में आकर गिरेगा। ये ध्यान रखना, हमें कहाँ पर गिरना है, लास्ट में आके उसको पहले ऊर्जा स्तर में आकर गिरना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस सूत्र में Z का मान हमने 1 पहले ही रख दिया, ये R हो गया। अब N1 का मान कितना है, 1 है। कहाँ पर आकर गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, पहले ऊर्जा स्तर में, तो N1 का मान 1 हो गया और N2 का मान 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अगर वो कहता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में गिर रहा है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी, तो हमें ये देखना है कि कौन से ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस सवाल में पहले ऊर्जा स्तर में गिर रहा है, अब वो चाहे कहीं से भी आकर उच्च ऊर्जा स्तर से गिर रहा है, हमें ये देखना है कि गिर कहाँ रहा है। तो अगर वो पहले ऊर्जा स्तर में गिर रहा है तो श्रेणी कौन सी होगी, लाइमन श्रेणी होगी, और ये पराबैंगनी भाग में दिखाई देती है। तो इस पे अंकित प्रश्न भी बनता है कि अगर वो हमें ऊर्जा स्तरों की मुख्य क्वांटम संख्या दे दे कि भाई चौथे ऊर्जा स्तर से पहले में गिर रहा है कि 8वें ऊर्जा स्तर से पहले में गिर रहा है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो हम यहाँ से n1 और n2 के मान यहाँ पर रखकर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी का नाम है बामर श्रेणी। देखिए लाइमन में कहाँ गिर रहा था, पहले में, तो बामर में कहाँ गिरेगा, दूसरे ऊर्जा स्तर में आकर गिरेगा। उच्च ऊर्जा स्तरों से कहाँ आकर गिरेगा, दूसरे में गिरेगा। तो n1 का मान कितना हो गया, 2, और n2 का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 1/m = r, और n1 का मान कितना रखना है, 2, और n2 का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है बामर श्रेणी में कहाँ पर आकर गिरेगा, दूसरे ऊर्जा स्तर में आकर गिरेगा, और ये श्रेणी हमें दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। तीसरी है पाषाण श्रेणी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गिरेगा, तीसरे में आकर गिरेगा। बस ये क्रम से ध्यान रखना है, लाइमन में पहले पर, बामर में दूसरे पर, पाषाण में तीसरे पर, ब्रैकेट में चौथे पर, और फुंड में 5वें स्तर पर आकर इलेक्ट्रॉन गिरता है। तो पाषाण में कहाँ गिरेगा, तीसरे पर। n1 का मान हो गया 3 और n2 का मान कितना हो गया, 3 से ज़्यादा, 4 5 6 7 8। ये कहाँ पर मिलेगी ये श्रेणी, अवरक्त क्षेत्र में। चौथी श्रेणी है ब्रैकेट। ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आकर गिरेगा, चौथे ऊर्जा स्तर में आकर गिरेगा। कहाँ से गिरेगा, चौथे से जो उच्च ऊर्जा स्तर है, 5 6 7 8 9 अनंत तक। तो हम यहाँ पर n1 का मान 4 रखेंगे और n2 का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ब्रैकेट श्रेणी हमें अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होगी। इसी प्रकार से पांचवी श्रेणी का नाम है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी के लिए इसी प्रकार से कहाँ पर गिरेगा इलेक्ट्रॉन, आकर 5वें ऊर्जा स्तर में आकर गिरेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि पांचवी श्रेणी है फुंड। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरेगा, 5वें ऊर्जा स्तर में आकर गिरेगा। कहाँ से गिरेगा, 5 से उच्च ऊर्जा स्तर। उच्च वाले कौन से हैं, 6 7 8 अनंत। तो हमें 1/λ का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, = r 1/5 का स्क्वायर। n1 का मान 5 है और n2 का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। और ये श्रेणी भी हमें अवरक्त क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें 5 श्रेणियां हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती हैं, लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, और लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड। ये लाइमन, पाषाण, लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड। ठीक है, ये n पहला स्तर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, और ये सब उच्च ऊर्जा स्तर अब हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। n = 6, n = 7, n = 8। अब देखिए लाइमन में कहाँ से होगा, पहले ऊर्जा स्तर में आके गिरेगा। कहाँ से गिरेगा, पहले से उच्च ऊर्जा के जो स्तर हैं, 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां, कहाँ पर आकर गिर रहे हैं, सब पहले ऊर्जा स्तर में आकर यहाँ पर गिरेंगे। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई, लाइमन श्रेणी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर इनको यहाँ लिखने की बजाय हम यहाँ लिखेंगे, ये कौन सी है, लाइमन। अब बामर में क्या होगा, कहाँ पर गिरेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरे पर आकर गिरेगा, उच्च ऊर्जा स्तरों से दूसरे पर। तो हमें इलेक्ट्रॉन को कहाँ गिराना है, दूसरे ऊर्जा स्तर में गिराना है। तो ये कौन सी श्रेणी होगी,
बामर। पाषाण में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिरेगा? तीसरे पर। तो उच्च ऊर्जा स्तरों से कहाँ पर आकर गिरेगा? तीसरे पर। बहुत ही आसान है ये। ब्रैकेट में चौथे पर आकर गिरेगा। क्रम से चलते जाइए इस तरह से, बहुत ही इजी है ये ब्रैकेट है। और फुंड में कहाँ पर आकर गिरेगा? n बराबर 5वें ऊर्जा स्तर पर आकर इलेक्ट्रॉन गिरेगा। तो ये हो गई फुंड श्रेणी। तो इस तरह से ये सवाल हमारा यहाँ 1.5 नंबर के अंदर इसमें पूछा जा सकता है। तो हमें ये सवाल किसी भी हालत में छोड़कर नहीं आना है। हमने अभी देखा कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा विकिरित होती है। अब हम बात करें कि हमको इलेक्ट्रॉन को जो है किसी भी कक्षा से बाहर निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कुछ परिभाषाएं बन के आती हैं। सबसे पहले आयनन ऊर्जा, कि जब परमाणु की किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कोई सी भी कक्षा हो, ठीक है, उससे हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। और बाहर निकाल के कहाँ भेजना है? उसको अनंत पर भेजना है। यानी कहाँ भेजना है? n2 बराबर n1 पर, n2 बराबर अनंत पर। और n1 का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पहले की, दूसरी, तीसरी, कोई सी भी कक्षा हो सकती है। और हमें कहाँ पर भेजना है? उसको अनंत पर भेजना है। और अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है? उसकी 0 होती है। तो परमाणु की किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर अनंत पर भेजने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा उसकी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें कहाँ पर पहुँचाना है इलेक्ट्रॉन को? किसी भी ऊर्जा स्तर से अनंत पर पहुँचाना है। तो दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी? उसकी आयनन ऊर्जा कहलाएगी। इसका मान ज्ञात कैसे करते हैं? कि उस स्तर के लिए जो ऊर्जा का मान है, जैसे हाइड्रोजन की पहली कक्षा की ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को यदि हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दें, प्लस में बाहर से दे दें, तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये -13.6, ये +13.6, दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी? 0। और 0 ऊर्जा कहाँ पर होती है? उसकी अनंत पर होती है, ये हम जानते हैं। तो हमें क्या करना है? जो उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है उसमें से माइनस को हटाकर प्लस लगा देना है कि इतनी ऊर्जा यदि हम बाहर से उसको दे दें। ध्यान रखें, ये ऊर्जा हमको बाहर से देनी पड़ रही है, जबकि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में यदि इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऊर्जा निकलेगी। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उसको पहुँचा रहे हैं, तो ऊर्जा हमें बाहर से देनी पड़ रही है। उस न्यूनतम ऊर्जा का मान है आयनन ऊर्जा, ठीक है। अगली परिभाषा है आयनन विभव। अब हमको ये ऊर्जा बाहर से देनी है तो कैसे देंगे? हम उसको कोई गर्म थोड़ी करेंगे, हम उसको पोटेंशियल देंगे, विभवांतर लगाएंगे, यानी त्वरक विभव लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर धनात्मक विभव हम बाहर से लगाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाएगा। तो वो बाहर से जो हमने विभव लगाया है, किसी परमाणु को दिया गया वह न्यूनतम विभव जिससे परमाणु आयनित अवस्था में आ जाए, आयनन ऊर्जा है तो आयनित अवस्था में आ जाए, तो उसे आयनन विभव हम कहते हैं। तो जो भी आयनन ऊर्जा का मान आएगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का भाग लगाएंगे, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग हम लगा देंगे तो हमें आयनन विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगली परिभाषा है उत्तेजन ऊर्जा। देखिए फर्क क्या है? आयनन ऊर्जा और उत्तेजन ऊर्जा में अंतर क्या है? आयनन ऊर्जा में हम इलेक्ट्रॉन को अनंत पर भेज रहे थे, किसी ऊर्जा स्तर से अनंत पर भेज रहे थे। और उत्तेजन ऊर्जा की परिभाषा में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना है, यानी परमाणु के अंदर ही हमको इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना है। आयनन ऊर्जा में हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऊर्जा स्तर से अनंत पर भेज रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स हो गया कि निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बाहर से हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो दी गई न्यूनतम ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। कहाँ पर भेज रहे हैं हम? n1 से n2 पर भेज रहे हैं। ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, तो उच्च माइनस निम्न जो ऊर्जा होगी, अंतर जो होगा वो उत्तेजन ऊर्जा के बराबर होगा। ये अंतर हमको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से उत्तेजन ऊर्जा है तो उत्तेजन विभव। अब हम उत्तेजन ऊर्जा उसको कैसे देंगे? कि इलेक्ट्रॉन को बाहर से हम विभवांतर लगाएंगे, पोटेंशियल उसके ऊपर लगाएंगे। तो किसी परमाणु को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाए, उत्तेजन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उत्तेजन विभव की बात कर रहे हैं, तो उत्तेजित अवस्था में आ जाए तो उसे हम उत्तेजन विभव कहेंगे। तो उत्तेजन विभव का मान कितना होगा? उत्तेजन ऊर्जा में यदि हम ई का भाग लगा दें 1.6 × 10⁻⁻19 का, तो हमें उत्तेजन विभव प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा।